आज राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय दोनों की सहभागिता है। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता शिक्षा के लिए। सर, कुलपति महोदय से मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक सर स्थापित विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आपने काफ़ी लंबा समय शिक्षण कार्य को दिया और हालांकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव आपने कार्य भी किया, लेकिन जो अब स्थापना से आप इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं तो क्या चैलेंजेस आपके सामने अभी तक आए हैं और विश्वविद्यालय की क्या प्रगति है, इससे थोड़ा अवगत कराएं सर। किसी भी शिक्षाविद के लिए सिर्फ एक चैलेंज होता है, शिक्षा का प्रसार और प्रचार। चूंकि आज का विषय है शिक्षा का हाल कल, आज और कल, मैं थोड़े पीछे ले जाता हूँ कल पे। जब शिक्षा गुरुकुलों तक सीमित हुआ करती थी, वहाँ पेड़ों के नीचे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके लिए स्थापना की ज़रूरत नहीं होती है, इरादे की ज़रूरत होती है कि शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो। चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सरकारी महकमों से हम लोगों को तालमेल बिठा के चलना पड़ता है और मेरा सौभाग्य है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रमुख प्रोजेक्ट है, इसलिए मुझे निरंतर सहयोग प्रशासन से, जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलता रहा है। इसलिए इसके स्थापना में मुझे कोई दुश्वारी नहीं प्रतीत होती है। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, चूँकि सहारनपुर मंडल के 3 जिले शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर स्वयं, इसके 215 कॉलेज मुझे विरासत में मिले हैं। ये पहले से ही स्थापित थे, इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसको संभालने में। सर, नई एफिलिएशन के आपके पास भी खूब सारे प्रस्ताव आ रहे होंगे, इन चीज़ों पे आपका मतलब क्या फोकस है? जो भी प्रस्ताव नए एफिलिएशन के लिए आते हैं उसकी सबसे प्राइमरी फोकस हम लोग का ये होता है कि उनके पास ज़मीन है कि नहीं है। ज़मीन है तो किसके नाम है, वो कॉलेज के नाम है, सोसाइटी के नाम है। ये सोसाइटी के नाम है तो क्या सोसाइटी ने उसे लीज पे दे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप हो चुका है, कितनी बिल्डिंग बन चुकी है। तत्पश्चात हम उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। उसके बाद वो अपने शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं और संबद्धता प्राप्त हो जाती है। एक विहित प्रक्रिया है, उसके तहत संबद्धता प्रदान की जाती है। सर, मैं चाहूँगा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन जो विश्वविद्यालय में हो रहा है, और ये एक सतत प्रक्रिया है, नई शिक्षा नीति काफ़ी विस्तार इसको ज़रूरत है, तो नई शिक्षा नीति का कैसे क्रियान्वयन आपके विश्वविद्यालय में हो रहा है? देखिए, वर्तमान में हमारा विश्वविद्यालय जब से प्रारंभ हुआ है तब नई शिक्षा नीति आ चुकी थी और हमारे यहाँ सारे पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के आधार पर ही चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति लाने के लिए हम लोग सौभाग्य से मैं उस कोर कमेटी में भी था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, जब नई शिक्षा नीतियाँ तय की जा रही थी। देखिए, हम लोगों का ये मानना था कि छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं। द्वापर युग में अर्जुन होते थे, उनका एक गुरु थे द्रोणाचार्य। अकेले उस गुरु ने अपने शिष्य को इस हद तक पारंगत किया था कि न सिर्फ वो धनुर्विद्या में बल्कि नृत्य और गायन में भी पारंगत थे। इसीलिए उन्होंने अज्ञातवास काल में वृहन्नला के रूप में किसी राजकुमारी को नृत्य और संगीत की भी शिक्षा दी थी। उसी युग में संदीपनी के प्रमुख शिष्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। उनकी गीता को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा हो जिस पे उन्होंने विस्तृत व्याख्या विवेचना ना की हो गीता में। ये तभी हो सकता है जब उसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सबका ज्ञान हो। उसके बाद हम बहुत सारे समय तक गुलामी के काल में रहे। उस वक़्त की बात मैं नहीं कहना चाहता, परंतु उसकी परिणति ये है कि आज एच.एस. सिंह शिक्षक है, 40 साल से पढ़ाया है मैंने, मगर मुझसे अगर कहा जाए कि तुम सारी चीज़ें पढ़ा सकोगे तो मैं शायद जंतु विज्ञान के अलावा, और वो भी मछली के अलावा, शायद कुछ नहीं पढ़ा सकूँगा। ये मेरा विकास था। परंतु अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमारा नेतृत्व, हमारा सिस्टम, हमारा शिक्षा तंत्र संकल्पित है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये न सिर्फ प्रदेश को बल्कि देश को एक नई दिशा देगा।
लोकल यूनिवर्सिटी के कुलपति साहब से मेरा प्रश्न है। सर, निजी विश्वविद्यालय होने के रूप में आपके सामने आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, और क्या चैलेंजेस आप लोग अभी फेस कर रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हैं, बट निजी विश्वविद्यालय है तो निजी ही चल सकता है, उसमें गवर्नमेंट से बहुत अपेक्षाएं तो हम नहीं कर सकते। बट मैं तो वैसे भी बनारस की धरती का हूँ और बनारसी हूँ, BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। मुझे 1 साल हुआ है इस विश्वविद्यालय में कार्यभार लिए हुए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हॉलिस्टिक एजुकेशन पे फोकस है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग उसी पे फोकस करके, गवर्नमेंट भी अपने क्षमताओं के अकॉर्डिंग करता है, हम लोग भी अपने, हमारे यहाँ थोड़ी सी फ्रीडम है कि हम उन छात्रों को भी ले सकते हैं जो छात्र कहीं से वंचित हैं, उन्हें भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक एकेडमिक कोरम है या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। बट हमारे यहाँ एक जो एकेडमिक संस्थाएं हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं या जो एकेडमिक काउंसिल है, उसके माध्यम से हम और भी बहुत सी स्कीम्स चला सकते हैं। हम लेट तक एडमिशन कर सकते हैं या ड्रॉप आउट स्टूडेंट को हम ले सकते हैं। तो इस माध्यम से हम वोकेशनल एजुकेशन का बहुत लंबा विस्तार कर रहे हैं, इनोवेशन सेल का लंबा विस्तार कर रहे हैं, स्टार्टअप का विस्तार कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ सकें हमारे विश्वविद्यालय में। ख़ास तौर से हमारा फोकस छात्राओं पे ज़्यादा है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैंने देखा है कि 35% 35 to 45% जो है रेशियो था, इनरोलमेंट रेशियो था विश्वविद्यालय में गर्ल्स का। बट पिछली साल जो है 24 में वो 65 लगभग परसेंटेज गया है। और एक हम बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम भी चला रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत से लोगों को नहीं पता है, मुझे ऐड देना पड़ता है, शायद इस माध्यम से लोगों को पता भी लगे। हम सुकन्या योजना, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक्सक्लूसिव चला रहे हैं एक योजना, जिसमें कोविड के दौरान कुछ जो है जिन बालिकाओं का जैसे परिवार नहीं रहा, उनके लिए वो स्पेशल एक प्रोग्राम चलाते हैं, या 2 लाख से कम एनुअल इनकम के प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसमें 200 कन्याएं हम एवरी ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री, फीस बिल्कुल फ्री है, केवल उनको बसेस के चार्जेस देने होते हैं। और मेरे पास पिछले बार, चूँकि हमने बहुत पब्लिसाइज़ किया, हो सकता है विश्वविद्यालय का नाम ऐसा था कि जिससे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरीके की प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो हमें 165 छात्राएं मिली हैं पिछली बार। इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से लगभग हम 1000 कन्याएं जो है अपने टेन्यूअर में, 5 साल का टेन्यूअर होता है विश्वविद्यालय में BC का, तो मैंने संकल्प लिया है कि इस तरीके से कुछ टेक्निकल एजुकेशन में कन्याओं को आगे लाएंगे, जिससे कि छात्राओं का जो रेशियो है विश्वविद्यालय में वो बढ़े, और वो बढ़ रहा है। आपके माध्यम से मैं बताऊंगा, वो बढ़ रहा है। ओपन एजुकेशन, हॉलिस्टिक, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि समग्र विकास होना चाहिए, मेरा ये है कि हॉलिस्टिक विकास जरूरी है। माइंड बॉडी सोल का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जब हम लोग पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो आज जो हम लोगों का सोल है वो आज करेंट के बच्चों का सोल नहीं है। उसके लिए हमें ह्यूमन वैल्यू एथिक्स पढ़ाना पड़ता है, जो कि पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली जो है सांस्कृतिक विरासत से मिलती है। तो मैं पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि आप घर में भी ऐसा माहौल दें कि उनका जो माइंड बॉडी सोल है उसका सिंक्रोनाइजेशन भी हो, जिससे कि बच्चे विकास करें, प्रगति करें, और तकनीकी क्षेत्र में ना हो सके तो प्रोफेशनल क्षेत्र में प्रगति करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी इंजीनियरिंग करे, कोई ज़रूरी नहीं। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि यदि कोई बच्चा बेसिक साइंस का है, BSc यदि माने BA बेसिक साइंसेज से कर रहा है, उसकी इच्छा है जो PG है वो साइंस से करने की ज़रूरत है, तो वो उसमें मूव कर सकता है। इस तरीके के प्रोविज़न्स जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में दिए गए हैं। फिर जो भारत की व्यवस्था है एजुकेशन, जिसको सिंक्रोनाइज करने के लिए
2022 में अब तो खैर एकेडमिक क्रेडिट बैंक एबीसी भी लॉन्च कर दिया गया है कि आप एक विश्वविद्यालय अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहा है, मानिए हमारा विश्वविद्यालय है अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहा है, तो आप जो है एक सेमेस्टर पढ़ के दूसरे सेमेस्टर में किसी और विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। ये पूरी फ्रीडम है एबीसी के माध्यम से। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट विश्वविद्यालय यदि अच्छा नहीं कर रहा है तो आप प्राइवेट में चले जाएं, प्राइवेट नहीं अच्छा कर रहा है तो गवर्नमेंट में चले जाएं। इस तरीके की एजुकेशन की आज डिमांड है कि फोर्सफुल एजुकेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन व्यवहारिक होना चाहिए, एजुकेशन सर्व फॉर सोसाइटी होना चाहिए। ऐसा एजुकेशन नहीं कि एजुकेशन से केवल हमारा विकास हो, हम बैक टू सोसाइटी क्या पे कर रहे हैं ये भी हमारे स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत है। इस माध्यम में भी हम अपने विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। वो कार्य हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, बट हमारे स्टूडेंट्स में इनकलकेट हो रहा है, इससे हम बहुत गौरवान्वित हैं। और डेफिनेटली हम लोग कुछ न कुछ सहारनपुर में जो हमारा बच्चा है, जो स्टूडेंट है, मोस्टली सहारनपुर का है, और जो हम एजुकेशन को फोकस कर रहे हैं नियर बाई 50 किलोमीटर के रेंज के एजुकेशन को फोकस कर रहे हैं, जो किसी भी मानिए गवर्नमेंट संस्थाओं में या गवर्नमेंट विश्वविद्यालय गवर्नमेंट एजुकेशन में या IIT एम्स में नहीं जा पाए हैं, वो छात्र जो वंचित रह जा रहे हैं वो हमारे यहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं। और यदि वो सेटिस्फाई हम अपने क्लासरूम के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी और विश्वविद्यालय में नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। ऐसा भारत का अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो डॉक्टर साहब मैं लकी हूँ कि शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब भी बनारस से हैं और मुझे पता है कि उधर से माध्यम से हैं, तो हम लोग यहाँ के विकास में अपना काम कर रहे हैं। संस्थाएं सब अपनी काम करें। DM साहब बहुत एक्टिव पर्सन हैं, अप्रोचेबल हैं, हम लोग के अप्रोच में रहते हैं, कोई समस्याएं होती हैं तो हम लोग मिलते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि वो भी अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बोझ जो है शिक्षा का, उससे जो हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में, जो बच्चे अपना सुसाइड्स करते हैं, उससे हम लोग बहुत व्यथित होते हैं, विश्वविद्यालय बहुत व्यथित होता है। इतना लोड नहीं होना चाहिए, और नई एजुकेशन पॉलिसी लोड नहीं दे रही है। ये जो है आपके स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कर रही है, और डेफिनेटली स्किल होगी तो आप रोजगार की तरफ जाएंगे। इस विषय में आगे हम लोग काम कर रहे हैं और आपका सहयोग रहेगा, करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम सुझाव और मुद्दे सर ने उठाए। डॉक्टर संजीव जैन शिक्षाविद हमारे साथ हैं, 2 शिक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है आपके माध्यम से मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा। जैसे अभी उद्योग वाले सेशन में भी ये बात सामने आई कि जो प्रतिभा पलायन है, यानी कि जो सहारनपुर का बच्चा है उसे सहारनपुर में रोजगार मिल सके, उसके लिए आपको विश्वविद्यालयों से किन परिवर्तन की या किन चीज़ों को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है? हेलो, धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्मानित दैनिक जागरण मंच तथा प्रबुद्धजन, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके मंच पर बैठे हुए। आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, पहले शिक्षक शिक्षा का दान करते थे, पहले शिक्षक शिक्षा का दान करते थे, इसीलिए छात्रों से वो सम्मान पाते थे। किंतु आज शिक्षा एक व्यवसाय है, ना किसी का किसी पे कोई उपकार है। इन बातों से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने और गुरुकुल के वाइस चांसलर साहब ने कहा कि गुरुकुल से बात शुरू करी, जो सम्मान था वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत डेटोरेशन आया है। हम डेली देखते हैं अखबारों के माध्यम से आपके कि छात्र खड़े हो गए, आप भी समस्याएं फेस करते होंगे, किसी न किसी बात पर जितनी मेहनत से हमारे शिक्षक और हमारे कुलपति जी आगे बढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उतनी ही फोर्स से, जैसे एक्शन और रिएक्शन एक फिजिक्स में वर्ड है, उतनी ही जोर से छात्राएं नीचे से
कारपेट खींचना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन का, तो जो कि एक हिंड्रेंस पैदा करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ने में। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में, क्योंकि आपका टॉपिक है शिक्षा आजकल और आज, शिक्षा के स्तर में नो डाउट गिरावट आई है, और उसकी कमी खाली शिक्षक पे ही नहीं गिरनी चाहिए, समाज की भी उसको में पूरा का पूरा उसका दायित्व है। क्योंकि बच्चे की अगर आप पढ़ते हैं, सबसे प्राइमरी एजुकेशन तो उसका घर होता है। जब जैसा घर से संस्कार मिलेगा, टीचर उसका सेकेंडरी टीचर है, प्राइमरी तो उसकी एजुकेशन घर पे ही होती है। तो हम समाज को भी समझना चाहिए, हमारी इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम्स भी समझनी चाहिए। ये नहीं कि उसे चीज़ को लेकर के, ठीक मैं आज अखबारों के मंच पे ही बैठा हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि अखबारों पे नहीं जाना चाहिए। होता क्या है, सीधा ही अपने इश्यूज़ को लेकर के इतना प्रचारित कर दिया जाता है कि वो इशू छोटा सा ना रह करके बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो उससे हमें और समाज को, दोनों को बचना चाहिए। उसमें मैं शिक्षक कम्युनिटी को भी उतना ही जिम्मेदार मान रहा हूँ, उतना ही समाज को भी मान रहा हूँ। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ जरा। रोजगार पलायन में जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंदर अब तक तो एक सैद्धांतिक पढ़ाई चलती आ रही थी। हम किसी को दोष नहीं देते, समय के अनुकूलता के अनुसार कोई चीज़ एक दिन में नहीं बनती। एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो पहले नींव बनती है, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर उसके ऊपर छत बनती है। सन 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी, फिर 86 में बनी। उस तरह जैसे जैसे ज़रूरतें आती हैं, अब नई शिक्षा नीति जो आई है, इसके अंदर बहुत कुछ प्रावधान किया गया है कौशल निर्माण का। इस कौशल निर्माण का मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे को भूख लग रही है, हम उसे एक मछली, एक उदाहरण के तौर पे मछली प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए। ना कि हम उसे मछली प्रोवाइड करें, हम उसे मछली पकड़ना सिखला दें। तो कहाँ तो हम उसे एक मछली दे रहे थे डेली, अगर उसे मछली पकड़ना सिखला दें तो उसका जीवन भर वो स्वतः ही उसे फिर भोजन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी। एक जस्ट फॉर एन उदाहरण है। तो कौशल निर्माण का जो ये नया इनपुट आया है आपके हमारे नई शिक्षा नीति में, ये बहुत कुछ मेरा मानना है कि एक तरह से हिंड्रेंस पैदा करेगा, पलायन जो हमारी ब्रेन ड्रेन है शहर की। क्योंकि उस पर कौशल तो है नहीं, सैद्धांतिक पढ़ाई है उसके पास, उसने बीएससी कर ली, कागजी सर्टिफिकेट आ गया। एक स्टडी आई है अभी 2019 में कि 2030 तक हमारी जितनी भी जनसंख्या होगी उसमें से 47% काम करने योग्य नहीं है। उन पर डिग्रियां आएंगी, बस काम करने योग्य नहीं है वो। ये हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टडी है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम डिग्रियां बांट रहे हैं, बच्चे डिग्रियां लेके खुश हैं, लेकिन उन्हें कौशल, उन्हें आता ही नहीं काम करना। इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, उससे अच्छा एक जो बाजार में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है वो उससे ज़्यादा जानता है। तो कौशल निर्माण एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे कि वो जब तक वो नहीं कौशल सीखेगा, डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे मेरा मानना है कि हम सब अपने बच्चों को या हम अपने छात्रों को, मेरे से दोनों आप बड़े हैं, अपने बच्चों में हम ये इंस्टिल करें कि वो डिग्री ना ले करके एक कौशल निर्माण की ओर बढ़ें, और जिससे कि वो अपने शहर को अपनी कहते हैं अपनी आईक्यू से और अपने टैलेंट से उसको ही रोशन करें अपने शहर को, ना कि ब्रेन ड्रेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जैन जी। एक बहुत अहम बिंदु आपने अपने वक्तव्य में उठाया, उसे मैं डॉक्टर एच.एस. सिंह जी का उसमें ध्यान आकर्षण चाहूँगा। सर, छात्र संघ की बात मैं करना चाहूँगा। आप छात्र संघ चुनावों और छात्र संघ को विश्वविद्यालय की व्यवस्था में हिंड्रेंस की तरह देखते हैं या सृजन की तरह देखते हैं? छात्र संघ एक समय था जब एक सजह प्रगति की भूमिका निभाता था, परंतु अब लगता है ये छात्र संघ इस वक्त डिस्ट्रक्टिव भूमिका की तरफ ज़्यादा अभिरुचि है उसकी, कंस्ट्रक्टिव भूमिका की बजाय। वैसे तो सरकारों ने इस पर रोक लगा रखी है चुनाव के लिए,
हम लोगों के पास कोई निर्देश भी नहीं आया है, परंतु लगता है कि अगर अच्छे छात्र प्रतिनिधि चुने जाएं और छात्र संघ हो तो निश्चित रूप से ये शिक्षा व्यवस्था में एक सहयोगी के रूप में देखे जा सकते हैं। डॉक्टर भारती से मेरा प्रश्न है। डॉक्टर साहब, आज के युग हम कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, तो आप अपने कोर्सेज में या अपने ओवरऑल वर्किंग में विश्वविद्यालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना प्रयोग कर रहे हैं या भविष्य में करने का आपका प्लान है? देखिए, ये एजुकेशन में अब मैंडेटरी सा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, या आप ये कहें कंप्यूटर साइंस का बहुत रोल है, आईटी का बहुत रोल है। आईटी अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और हर एजुकेशन में ये लगभग अभी 2020 से गवर्नमेंट ने इंक्लूड भी किया है। गवर्नमेंट ने एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर दिया है, जिसमें हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उसमें प्राइवेट एजुकेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन सबके लिए समान है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। वो बल्कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जैन साहब, व्यावसायिक शिक्षा, वो भी उसमें निहित है। हम कितना प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, या हमारा शिक्षक कितना ट्रेंड है, ये उस पर बहुत डिपेंड है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक नया एजुकेशन सिस्टम यदि आपका आया है तो हमारा क्या शिक्षक उसमें ट्रेंड है? अब आईटी इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। क्या सब लोग आईटी ओरिएंटेड हैं? नहीं है तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसे रिजेक्ट करने, उस मैन फोर्स को हमें रिजेक्ट नहीं करना है। इसलिए हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से डिफरेंट आईआईटीज़ हैं, आपके बगल में आईआईटी रुड़की है, आईआईटी कानपुर है, इधर एनटीटीआर है चंडीगढ़, डिफरेंट माध्यम से अपनी फैकल्टी को भी सशक्त कर रहे हैं, जिससे कि आईटी ओरिएंटेड कोर्सेज को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकें, और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बहुत अवेयरनेस है, पहले में और अब में, जब हम लोग पढ़े तब में और आज की डेट में बहुत अवेयरनेस। मैं तो कंप्यूटर साइंस का ही विद्यार्थी हूँ, तो मुझे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़रूरी है, और ये विकास में माध्यम भी बन सकता है, रोड़ा भी बन सकता है, जो बन रहा है आज की डेट में। ऐसा नहीं है, आप देखें तो बहुत से लोगों का वीडियोस फेसबुक पे ऐसे आते हैं जो वो होते नहीं हैं। तो हम लोग शिक्षा को एक डायरेक्शन देते हैं, हम एक वैसी लीडरशिप है, हम लोग डायरेक्शंस देते हैं, बट उसमें सहभागिता सबकी है। सहभागिता पेरेंट्स की भी है, सहभागिता हमारे टीचर्स की भी है। हम एक कोशिश करते हैं कि हॉलिस्टिक एजुकेशन हो, जिसमें सबका विकास हो, हर क्षेत्र के लोग हों। हम ऐसा नहीं, आज नई शिक्षा नीति का ब्रॉडर रूप आज नहीं इम्पैक्ट देगा। हम ये कहें कि आज आपका ब्रॉडर रूप आएगा, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। ये आज के 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट पाएंगे, जब इस शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन स्कूल में होगा। क्योंकि जहाँ फाउंडेशन पैदा होती है, उस फाउंडेशन को हमें सबसे ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। जहाँ पे उसके लिए भी शिक्षा नीति है, बट बहुत से स्कूल्स, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट है, बहुत से स्कूल्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उसमें वो थर्ड लैंग्वेज की बातें करते हैं, उसमें सेकंड लैंग्वेज की बात, ऐसा नहीं है, मातृभाषा की बात करते हैं। चाइल्डहुड में जो डेवलप होने वाला बच्चा है, वो किस लैंग्वेज में डेवलप होगा, उसकी बात करती है नई शिक्षा नीति। जो उससे डेवलप हो के हमारे विश्वविद्यालय में बच्चा आएगा, वो बच्चा जो होगा वो भविष्य में वो राष्ट्र निर्माण करेगा, और वो जो राष्ट्र निर्माण करेगा वो सार्वत्रिक विकास, या हम ये कहें समग्र विकास या हॉलिस्टिक एजुकेशन का माध्यम बनेगा। तो हम आज से 5 साल बाद के एजुकेशन की परिकल्पना पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ को, और डेफिनेटली हम लोग एक छोटे से माध्यम है। सबसे ज़्यादा रोल जो है स्कूलों में है, उससे भी ज़्यादा रोल हमारे पेरेंट्स का है। और अब बहुत ही, ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत हैं। आज की डेट में जो बच्चा आता है, उसको तुरंत जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तुरंत उसको स्किल चाहिए। क्यों चाहिए स्किल भाई? पहले आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करो कि आप बेसिकली किस में जाना चाहते हो।
बेसिक साइंसेज जाना चाहते हो, साइंसेज जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग जाना चाहते हो, आईटी जाना चाहते हो, पहले आप अपनी स्किल को डेवलप करें। हमारे विश्वविद्यालयों में वो कोर्सेज हैं जो एक दूसरे को स्किल में डेवलप करते हैं, और हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल भी होता है जो उसको जॉब्स के लिए, रोजगार के लिए प्रयास करता है। इस माध्यम से हम रोजगार मेला भी लगा रहे हैं 2 तारीख को। हम चाहेंगे कि जितने लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। मेरा ऐड भी आएगा, उसमें 15-20 कंपनी हम अपने माध्यम से, प्राइवेट माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग कोशिश करेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा, सहारनपुर आगे जाएगा। हम इस माध्यम, हम लोग तो एजुकेशनिस्ट हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं है। हमारा काम है एजुकेशन देना। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि 47 में विकसित भारत बने, तो विकसित कहाँ से बनेगा? उस सबको प्रयास करना, हमें एजुकेशन में प्रयास करना है। आप अपने मीडिया में प्रयास करेंगे, जो जहाँ पे है वो अपना बेस्ट प्रयास करेगा। डेफिनेटली एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ से विकसित भारत की नींव रखी जाएगी, और वो एजुकेशन चाइल्ड एजुकेशन भी है, छात्र भी हैं, छोटे छात्र भी हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, बट थोड़ा पेरेंट्स से हम लोग नाखुश रहते हैं। जो पहले होता था कि विद्यार्थियों को जब भेजते थे तो ये कह के भेजते थे कि शिक्षक जो कहेगा वही होगा, वही सत्य है। आज जो है वो विद्यार्थी के लिए शिक्षक से लड़ने आ जाते हैं, ठीक है? तो उस तरीके की एक्टिविटी को देखिए, सबके पास 24 आवर है इन ए डे। डॉक्टर साहब के पास, मेरे पास, आपके पास, सबके पास। यदि उस 24 आवर में यदि हम लोग पॉजिटिव इनकलकेशन करते हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि हम उसमें हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट पे बात करेंगे तो पीछे जाएंगे। इसलिए बहुत कुछ डिपेंड है स्कूली शिक्षा पे। हम लोग डिपेंड हैं क्योंकि हम विश्वविद्यालय, हमारा पूरा स्कूली शिक्षा पे डिपेंड है, और हमारी ये इच्छा है कि जो न्यू शिक्षा नीति है वो स्कूल में जल्दी इम्प्लीमेंट हो। बट बहुत शर्म की बात है कि प्रिंसिपल या जो भी मैनेजमेंट है प्राइवेट स्कूल्स के, उन्हें उस एजुकेशन पॉलिसी की जो गुणवत्ता है वो पता भी नहीं है। तो हम तो सीधे ग्रेजुएशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हमको मिला उस रॉ मटेरियल पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा होगा। आप इम्प्लीमेंटेशन इसका 5 ईयर बाद पाएंगे, जो बहुत बेस्ट होगा। और मैं बहुत आशा रखता हूँ कि आगे आने वाला जो शिक्षा होगा वो बहुत ही आगे ले जाएगा, सहारनपुर को भी ले जाएगा और हमारे देश को भी आगे ले जाएगा, प्रदेश को भी ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव भारती सर ने दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन, उसको लागू करने की जो प्रथम चरण है वो बेसिक एजुकेशन है। वहाँ से अगर लागू होगा तो फिर विश्वविद्यालय स्तर पर आते आते विद्यार्थी उसमें रच बस जाएगा। मैं बस अंतिम प्रश्न अपना ले रहा हूँ, उसके बाद फिर ऑडियंस की तरफ जाएंगे हम, अगर उनके कोई सवाल हो तो। मैं डॉक्टर सिंह से ये पूछना चाहूँगा, फिर डॉक्टर संजय जैन से संक्षिप्त में कि सर, कई बार ये सवाल उठता है कि जो राज्य का बजट है उसमें एजुकेशन को काफ़ी कम महत्व दिया गया। क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं राज्य सरकार से एजुकेशन बजट को लेकर? देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र रहा है, मैं फिर बात करूंगा, भारत एक समय था सोने की चिड़िया कहलाता था। तब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इसलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई थी यूएनडीपी की, डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने रिसर्च की थी। $1 का इन्वेस्टमेंट एक वित्तीय वर्ष में $18 में कन्वर्ट होता है, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इट ऑन दीज चिल्ड्रेन। अगर इन बच्चों पे खर्च किया जाए। देखिए, सरकारें जितने उनके संसाधन हैं पूरी ज़ोर से कोशिश कर रही हैं कि अधिकतम दिया जाए, परंतु हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या अपने निजी स्तर पे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाना चाहिए। खाली सरकारों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से नहीं होने वाला। परंतु भारत की एक अपनी समस्या है, देना बहुत बुरा लगता है हमें। चाहे किसी अच्छे आदमी को अच्छा कहना बुरा लगता है, ऐसे ही किसी की जेब से रुपया निकालना बुरा लगता है।
इसलिए ये थोड़ी दिक्कत है। परंतु मुझे लगता है कि हमारी सरकारें और हमारे शिक्षक साथी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है इसमें। देखिए, नई शिक्षा नीति पे आपने छेड़ा था, नई शिक्षा नीति लानी क्यों पड़ी इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ। मल्टीपल एंट्री हो सकती है। आज मैंने बीए पार्ट 1 किया, एक सर्टिफिकेट कोर्स लेके चला गया, कुछ काम किया, उसके बाद मेरी जेब मुझे परमिट कर रही है कि अब मैं ग्रेजुएशन पूरी करूं तो मैं आ सकता हूं। यही नहीं, मैं आज सहारनपुर विश्वविद्यालय से हूं, अगर मुझे लगता है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अमुक पाठ्यक्रम अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो मैं वहां जा सकता हूं। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अपना क्रेडिट जो आपने अर्न किया है उसे लेके वहां जा सकते हैं। परंतु इसमें जो दिक्कतें हैं, जहाँ कहीं जाता हूँ यही सुनने में आता है, शिक्षक कम हैं, साल में 2 बार इम्तहान लेना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य ने आज तक ये नहीं कहा, चाणक्य ने ये नहीं कहा कभी कि मेरे पास इतने सारे बच्चे क्यों पढ़ने भेज रहे हो, मैं नहीं पढ़ा सकता। देखिए, हम शिक्षकों को अपना दायित्व निर्वहन करना होगा। देखिए, 3 चीज़ें इस धरती पे ऐसी हैं, एक तो धरती माँ, दूसरी हमारी सामने बैठी हुई माताएं, और हम शिक्षक जो सिर्फ देने के लिए बने हैं। एक बार देना जारी तो कीजिए। और ईश्वर ने हमें ये दायित्व दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि हम इसके लायक समझा उसने, तब हमें शिक्षक बनाया, तब आपको माँ बनाया, तब आपको धरती बनाया। देखिए, एक समय ये हमारा शरीर जो हो 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है। अवध प्रांत से आता हूँ मैं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादावादी कवि ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। हम सब का शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है, और इन्हीं 5 चीज़ों के गुण धर्मों के विकार से और इसको गलत तरीके से परसीव करने के कारण हमारे अंदर देवत्व और दानत्व का विकास होता है। हमारा इतिहास मनीषा इस 4 भागों में, 4 युगों में विभाजित है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में कहते हैं कि देव और दानव ये दोनों अलग अलग स्पीशीज नहीं हैं, अलग अलग जीनस नहीं है, गुण हैं जो एक ही शरीर में हो सकती हैं। उस समय कहते थे कि देवों को अलग लोक मिला हुआ था और दानवों को अलग लोक मिला हुआ था। उसके पश्चात त्रेता युग आया, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का युग। उस वक्त देव और दानव एक ही लोक में रहने लग गए थे। उदाहरण है मेरे पास, भगवान श्री राम और रावण दोनों एक ही लोक में थे। उसके बाद का जो युग आया द्वापर, उसमें एक ही परिवार में रहने लग गए दोनों गुण। उदाहरण है मेरे पास कंस और श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और दुर्योधन। अब जो कलयुग है, ये हमारे एक ही शरीर में ये दोनों गुण मौजूद हैं। इन माँओं का प्राथमिक कर्तव्य है कि कौन से गुणों को आप पोषित करेंगे, और हम शिक्षकों का दायित्व है कि जो गुण पोषित होकर आया हुआ है उसको आगे बढ़ाना। मुझे लगता है मैं अपनी बात समाप्त कर चुका। मैं क्षमा चाहता हूं मंच से, अब मुझे जाना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे इस सेशन के समापन का भी समय आ गया है। जैन साहब, क्षमा चाहूँगा, ये अब समापन की घोषणा मैं करता हूँ इस सेशन की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी अतिथियों का, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। जागरण परिवार आपका बहुत बस बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक बात मैं जरूर और कहना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस मंच से मैं सामने बैठे राम और सीता जो आप में देख रहा हूँ, मैं उन सबको जगाने आया हूँ। हे भारत के राम उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत कड़वी कड़वी बात कहता हूँ, और जब एक बार कहीं चला जाता हूँ दोबारा लोग मुझे बुलाते नहीं, क्षमा कहता हूँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। और यकीनन आपने शिक्षा के हर बिंदुओं को छू